निरपेक्ष प्रयास यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले सत्र में अर्धविराम लेकर मैंने विचारों के उदय, उत्थान और अस्त की आपका परिचय कराया और अपनी 3 किताबें कॉस्मिक कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डायनेमिक कोऑपरेशन और शेप ऑफ इकोनॉमी के बारे में आपको अवगत कराया। साथ ही ये किताबें, तीनों किताबें किस वेबसाइट पर हैं, naveenprayas.com, इसकी भी आपको जानकारी दी। अब हम पुरानी चर्चा अर्थात कोऑपरेशन और कंपटीशन बेसिक इंस्टिंक्ट हैं और इन्हीं 2 विचारों के मानव स्वभाव की मूलभूत भावनाओं के इर्द गिर्द, इनकी चारों तरफ हमारी सभ्यता का विकास हुआ है, मानव सभ्यता का विकास हुआ है और आज तक हर इंडिविजुअल और कलेक्टिव अर्थात व्यक्तिगत और सामाजिक जितने भी बदलाव हैं उसमें इन 2 मूलभूत भावनाओं की अलग अलग तरह से भागीदारी किस तरह रही है, इसके बारे में हमने पिछले 2-3 सत्रों में इसकी भी चर्चा करी। इंट्रोडक्शन के पार्ट के इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, प्रतिस्पर्धा और सहयोग की भावना का, इसके बारे में चर्चा करने के पहले एक बहुत संक्षिप्त परिचय कि कलेक्टिव भावना जो है, सामूहिक समुदाय की जो चेतना है, वो परिस्थिति पर निर्भर करती है और जो मानव सभ्यता का जो इतिहास है उसमें ऐसी कोई घटना नहीं है जिसमें ये सामुदायिक चेतना अचानक जागृत हो गई हो। ये चेतना धीरे धीरे व्याप्त होती है। किसी ऐसी समस्या जो कॉमन थ्रेट है या प्रॉब्लम है, अर्थात कोई मानव अस्तित्व की और ऐसी कोई अगर संभावना है कि इसके कारण हमारे अस्तित्व पे या हमारी सुरक्षा पर कोई असर पड़ने वाला है, ऐसी चेतना धीरे धीरे होती है। पहले कुछ लोग जो है ना इसके बारे में चिंता करना चालू करते हैं, उसके बाद में जो है ना कुछ एक समूह जो है ना इसके बारे में चिंता करना चाहते हैं और तीसरी पीढ़ी तक, यानी 3rd जनरेशन तक जाके इसे एक आंदोलन का रूप मिलता है और लगभग 4थी पीढ़ी में जाकर ये परिवर्तन संभव हो पाता है। ऐसा इसलिए कि जो समस्याएं हैं वो भी प्रकट होने में और अपना रौद्र रूप दिखाने में समय लेती हैं और इसीलिए सलूशन भी क्रमबद्ध तरीके से जैसे हम कहते हैं समस्याओं के उत्तर, उनके आंसर के रूप में सामने आने में, सलूशन भी, उसके समाधान भी सामने आने में समय लगता है। ये अचानक नहीं होता है। एब्रप्ट
जो है ना मैनिफेस्टेशन जो है सामुदायिक चेतना का एकदम से विकसित नहीं होता है। मगर ये भी सत्य है कि समस्याओं का समाधान वहीं से प्राप्त किया जा सकता है जहाँ से प्रॉब्लम या थ्रेट चालू हुई। उसके उद्गम स्थान से ही सॉल्यूशन भी निकलते हैं। इसीलिए जो है ना इस को एक पिछले 2-3 शताब्दियों में जो हमारे डेवलपमेंट की प्रोसेस चालू हुई और उसके रिएक्शन में क्या क्या घटनाएं हुई, इसके बारे में आपको जो है ना थोड़ा सा एक इसका परिचय देना चाहता हूँ कि जो अर्थशास्त्र है इसका भी एक क्रमबद्ध विकास हुआ। धन के शास्त्र, एडम स्मिथ ने इसकी जो परिभाषा दी कि ये धन का शास्त्र है, ये धन के शास्त्र की परिभाषा उस समय दी गई जब जो ग्रेट ब्रिटेन है वहाँ पर आर्थिक समृद्धि की संभावना के नए नए क्षितिज, यानी कि जिसे कहना चाहिए कि संभावनाएं जो हैं देखी गई और उसके लाभ जो है ना उनको मिलना चालू हुए, जिससे लालायित होकर, जिससे अट्रैक्ट होकर यूरोप की दूसरे देशों में भी वही प्रक्रिया को धीरे धीरे अपनाया गया और इसके कारण जो है जो उपनिवेशवाद है उसका विस्तार हुआ और उसका विस्तार होते होते अफ्रीका में और उसके बाद में हमारे सब कॉन्टिनेंट में यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो फोर्सेस जो है ना यूरोपियन फोर्सेस उनका प्रवेश हुआ और उस प्रवेश के बाद में जो एक एक्सप्लॉयटेशन की जो प्रोसेस चालू हुई उसके कारण क्या आर्थिक प्रभाव हुए उसकी हम चर्चा थोड़ा एक विलंब के बाद में करेंगे। पहले हम ग्रेट ब्रिटेन की हालत को और वहाँ पर ये जो अर्थशास्त्र के परिभाषा लिखी गई, मैंने अपनी तरफ से अर्थशास्त्र की परिभाषा उसे प्रभाव यानी उसे कुछ शब्दों में कह लीजिए उसको बांधने का जो प्रयत्न किया, उसके पीछे भी कुछ एक कारण था कि एक पक्षीय अर्थशास्त्र का उदय हुआ वहीं पे जहाँ पर ये आर्थिक विकास की प्रक्रिया चालू हुई। धन के शास्त्र के जब कुछ दुष्परिणाम हुए तो दूसरी अर्थशास्त्री कुछ समय बाद, जैसे मार्शल हैं, उन्होंने जो है ना इसे वेलफेयर का रूप भी देने की कोशिश करी, अर्थात कल्याण, समाज का कल्याण भी साथ साथ होना चाहिए। धन का शास्त्र केवल धन का शास्त्र नहीं होना चाहिए, अर्थशास्त्र में वेलफेयर का एलिमेंट भी डालना चाहिए। तो अर्थशास्त्र का ये दूसरा स्तर था। तीसरे स्तर पर रॉबिन्सन जैसे जो है ना अर्थशास्त्री हुए, जिन्होंने साधन की सीमित उपलब्धता और मानव स्वभाव की बहुत अधिक उपभोग करना की इच्छा के बीच में संतुलन स्थापित करने की वकालत करी, उसको समझाया कि आप ऐसा आर्थिक विकास नहीं कर सकते जिसे केवल जो है ना संसाधनों की
उपलब्धता, वर्तमान उपलब्धता के हिसाब से इसका अध्ययन किया जाए, हमें समझना पड़ेगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो साधन हैं, वो सीमित हैं और मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं। ये एक तीसरा चरण था। मगर इसके साथ साथ जो है ना, इनके समाधान के जो उस समाज में उत्तर ढूंढे गए, यानी ये विचारक एक तरफ आप देखिए और दूसरी तरफ इसी स्थान से कार्ल मार्क्स जैसे विचारक भी पैदा हुए। उन्होंने भी समाज में जो बुराइयां पैदा हो गई थी, जैसे मैंने आपसे बताया कि चिमनी बॉयज़ थे, जो वहाँ की कोयला की खदानें थीं, उनमें काम करने वाली श्रमिकों की जब बहुत बुरी हालत, दयनीय हालत जो है ना सामने आई, तो समाज में जो है एक वर्ग संघर्ष की जो स्थिति है वो बनने लगी। तब कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों को सामने रखा और उन्होंने कहा कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें ऊंच नीच यानी अमीर गरीब का अंतर ना हो, और इसका नियंत्रण प्रोलेटेरिएट अर्थात श्रमिक और किसान, उनने आज भी जो है कम्युनिस्ट पार्टी के जो चिन्ह हैं वो सिकल और एक हथौड़ा यानी हंसिया, जो एग्रीकल्चर फार्मर्स को रिप्रेजेंट करता है, और हथौड़ा ये श्रमिकों को रिप्रेजेंट करता है। इस विचार ने जन्म लिया, मगर इस विचार का उपयोग यानी एक डिक्टेटरशिप की, इन दो वर्गों के डिक्टेटरशिप की संभावना का विकास जर्मनी में हुआ। हिटलर ने भी इस विचारधारा का समर्थन किया, और उसके पहले रूस में, जिसे हम बाद में यूएसएसआर कहते हैं, वहाँ पे बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जिस व्यक्तित्व लेनिन ने किया, वो कार्ल मार्क्स के विचारों के आधार पर ही हुआ। तो बोल्शेविक क्रांति हम कह सकते हैं कि वहाँ भी पहले प्रजातंत्र था, या हम कह लें कि राजतंत्र था। उसके विद्रोह करके इन दो वर्गों की डिक्टेटरशिप को, तानाशाही को, ये शासन को समाज में लागू करने के लिए बोल्शेविक क्रांति का हुआ, और वहाँ पर एक अलग तरह की शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। इसमें क्या हुआ था कि आपने सहयोग की भावना तो सामने रखी, मगर कंपटीशन की जो भावना है, प्रतिस्पर्धा की भावना है, उसको पूरी तरह से गायब कर दिया। और इससे ये हुआ कि जो एक व्यक्ति अगर बहुत बुद्धिमान है, उसका उत्पादन की प्रक्रिया में ज़्यादा योगदान है, उसको उसका रिवॉर्ड मिलना बंद हो गया। अर्थात जो उद्यमशीलता है, जो आर्थिक प्रगति को गति जो मिलती है, वो इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के कारण मिलती है। अगर आप सबको इक्वल बना देंगे तो इनइक्वलिटी को, उसकी भावना, जो कंपटीशन की भावना इनइक्वलिटी से पैदा होती है,
उसको अगर आप ख़त्म कर देंगे तो ऐसी अर्थव्यवस्था का संचालन दीर्घकाल के लिए नहीं किया जा सकता। इसीलिए यूएसएसआर का विखंडन हुआ और आज जिस रूप में हम यूएसएसआर को विखंडित देख रहे हैं, वहाँ पे जो प्रस्ताविका और ग्लोज़नॉफ की जो मिखाइल गोर्बाचोव ने जो एक अवधारणा प्रस्तुत करी, उसके कारण वहाँ पे डिक्टेटरशिप खत्म हो के प्रजातंत्र की नींव पड़ी। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ का प्रजातंत्र, वहाँ पे प्रजातांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनकी भी उतनी ही गहरी नींव है आज की तारीख में। कहने को तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो अपने आप को इलेक्टेड राष्ट्रपति अपने देश का कहते हैं, मगर वहाँ पे ऐसी कोई विरोधी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो उनके मुकाबले खड़े हो सके और वो एक तरह से अपने आप को अपने पूरे जीवन के लिए, अपने जीवन काल के लिए राष्ट्रपति बने रहने की महत्वाकांक्षा उनके अंदर है। और इस महत्वाकांक्षा और ऐसी अपूर्ण प्रजातांत्रिक व्यवस्था के कारण जो टकराव की स्थिति आज यूक्रेन में जो भी हो रहा है, उसकी जो इफेक्ट हैं वो आज हम देख रहे हैं। जो असली लड़ाई है, विचारधारा की जो लड़ाई है, जो नाटो वर्सेस वार्सा पैक्ट के देशों के बीच में आज भी जो एक विभाजन है और एक विश्व युद्ध की फिर से एक जो है ना भूमिका तैयार हो रही है, ये सब इसकी भूमिका जो है बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। कहने का तात्पर्य ये है कि ये समस्याएं धीरे धीरे अब प्रकट होती हैं और इससे निपटने के लिए, इसका सलूशन, इसका काउंटर करने के लिए, क्योंकि ये एक अब वैश्विक प्रॉब्लम है, तो वैश्विक समझ को विकसित करने में भी समय लगता है। अर्थात कोऑपरेटिव फोर्सेस हमेशा रहती तो हैं, ये एक मूल भावना है और हमारे हर कलेक्टिव जो प्रयास होते हैं, सामुदायिक प्रयास होते हैं, उसके पीछे ये भावना काम तो करती है, मगर इसका एब्रप्ट अचानक प्रकट हो जाना ऐसा संभव नहीं होता और ये हमारी पिछली पीढ़ियाँ इसके दुष्परिणाम भुगत चुकी हैं। अब हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां हमको अपने इस रिएक्शन के टाइम को, इसकी समयावधि को कम से कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसी टेक्नोलॉजी साइंस ने डेवलप कर ली हैं जिसमें अगर हमने अपनी चेतना को, सामुदायिक चेतना को देर से, विलंब से जो है ना हमने उसका रिएक्शन करना चालू किया, हमारे अस्तित्व को जिन समस्याओं ने बहुत गहरे से प्रभावित किया, जैसे पहले हमने जो है ना वायु प्रदूषण के बारे में नहीं सोचा, हमने अपने वाटर रिसोर्सेस के बारे में, कितना पोल्यूशन हो रहा है इसके बारे में नहीं सोचा, हमारे नागरिक विकास, उनके शहरीकरण के बारे में नहीं सोचा, प्रकृति के साथ में हम क्या खिलवाड़ कर रहे हैं और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे इसके बारे में अधिक चिंता नहीं करी। धीरे धीरे इसके बारे में जब दुष्परिणाम आने चालू हुए तो हम आज की तारीख में पाते हैं
कि पिछली पीढ़ियों ने ये क्या आर्थिक विकास के साथ में मजाक कर दिया। यानी हम पिछली पीढ़ियों में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच सोच के आज हम कह रहे हैं कि ये सारी लायबिलिटी प्रकृति के संतुलन को ठीक करने की, वायु के प्रदूषण को ठीक करने के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट को ठीक करने के लिए, हमने जो समुद्र में जो प्लास्टिक डाल दिया है, हमने जो उसमें कचरा डाल दिया है, उसको साफ करने की जिम्मेदारी कौन निभा रहा है? इसकी लायबिलिटी की आज की पीढ़ी में कोई तो उठानी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समस्याएं कहाँ औद्योगिक विकास चालू हुआ और ये 200-300 साल में जो है ना जाके उसके दुष्परिणाम सामने आए, तो रिएक्शन टाइम धीरे धीरे इस कॉमन थ्रेट, ये अस्तित्व के ऊपर जब संकट आया, मानव जाति के अस्तित्व के ऊपर संकट आया, तो उसके सलूशन साइंस टेक्नोलॉजी के रूप में सामने तो आए, आ भी रहे हैं और आते भी रहेंगे। और हमने पिछले सत्रों में इसके बारे में चर्चा भी करी है कि आखिरकार ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसकी ज़रूरत आवाज़ की तारीख में उसको इतना अधिक महत्व क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि हम अपनी प्रकृति के साथ में बहुत अधिक खिलवाड़ कर चुके हैं और अब इससे ज़्यादा करने की संभावना नहीं बची है। अब हम और अधिक रिस्क नहीं ले सकते और हमें एक, जिसे कहते हैं कि एक कॉमन थ्रेट का एक कॉमन सॉल्यूशन, समाधान खोजना ही पड़ेगा। मगर फिर वही दुर्भाग्य की बात मैं कहूँगा कि इस सामुदायिक चेतना का विकास की रूपरेखा, यानी सहयोग के इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो हैं, उसके बारे में इसका क्या भूमिका होनी चाहिए हमारे व्यक्तिगत प्रयासों के दायरे में, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है समाज में आर्थिक विकास पर सबसे अधिक निर्भर करता है और उसके योगदान, उसके बुद्धि के विकास और उसकी समझ के दायरे को बढ़ाए बिना एक सामुदायिक प्रयास शुरू तो हो सकते हैं, छोटे छोटे प्रयास हो सकते हैं, मगर पूरी एक देश की जनसंख्या इसमें अपने आप को भागीदार के रूप में जो है ना स्थापित कर ले और वैश्विक स्तर पर, क्योंकि आज ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं जहाँ पे एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से स्वतंत्र होकर नहीं हो सकती, तो एक वैश्विक कोऑपरेशन आर्थिक गतिविधियों में कैसे किया जाएगा, जो जैसे मैंने अर्थशास्त्र की परिभाषा में आपको स्पष्ट किया था कि पीस, हार्मनी और गुडविल, जब तक ये तीन तत्व नहीं होंगे तब तक सहअस्तित्व नहीं हो सकता। और ये पीस, गुडविल और हार्मनी के साथ साथ नेचुरल एनवायरनमेंट की संतुलन को स्थापित किए बिना हम आर्थिक विकास, आगे के आर्थिक विकास के बारे में भी अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो क्या हमें केवल कदम ताल करते रहना है विकास के नाम पर,
या आगे बढ़ना है। यानी कदम ताल के बाद में हमको एनसीसी में सिखाया जाता था कि आगे बढ़। कदम ताल सब लोग एक जैसे कहते हैं कि एक कैडेट्स की जो है ना एक संख्या होती थी, वो सब मिल के कदम ताल करते थे और फिर सब लोग मिल के कदम आगे बढ़ के परेड को आगे बढ़कर आदेश देते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक सब लोग मिलके कदम ताल नहीं करेंगे और सब कोई आगे बढ़कर जो है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट की परेड को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक जो है आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक पीस, हार्मनी और गुडविल की भावना के साथ में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे हम नहीं बढ़ सकते। इसीलिए अगले सत्रों में हम कोऑपरेशन एंड कंपटीशन, इस मूल भावना के जो आर्थिक एस्पेक्ट हैं, अर्थात उपभोग और उत्पादन, जो आर्थिक विकास के मूल क्रियाएं हैं, ये उपभोग के बिना उत्पादन नहीं हो सकता और उत्पादन का लक्ष्य उपभोग होता है। कंजम्पशन ही उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और जो मार्केटिंग चैनल्स हैं, जो बीच में जो माध्यम बनता है, बाजार व्यवस्था, बाजार की जो व्यवस्था है, वो इन दो मूलभूत हमारी आर्थिक गतिविधि है, अर्थात कंजम्पशन और प्रोडक्शन। इनके बीच एक अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन संतुलन को या डायनेमिक इक्विलिब्रियम को, जिसकी भूमिका आप कॉस्मिक कॉन्सेप्ट में पाएंगे कि इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के बीच की बात, इसका सिद्धांत क्या है, विज्ञान का सिद्धांत क्या है, और इसी सिद्धांत के आधार पर शेप ऑफ इकोनॉमी क्या होना चाहिए, कैसे इसको आर्थिक विकास को हम एक ग्राफिकल, एक गणित, एक साइंटिफिक रीजन के साथ में इसे नियंत्रित करें, इसे कंट्रोल करें, जिससे विचारधाराओं का आपस में जो टकराव होता है, क्योंकि कोई भी विचारधारा अगर साइंटिफिक प्रिंसिपल पर नहीं है, अगर उसका गणित के जरिए अगर उसको प्रयोगशाला में या निर्विवाद रूप से अगर सत्यापित नहीं किया जाएगा, तो ऐसी विचारधाराएं हमेशा फ्रिक्शन यानी गति के साथ में अगर हमको आगे बढ़ना है और ऐसी विचारधाराएं अगर आपस में टकरा रही हैं, टकराव हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट अंततः इसी वर्तमान स्थिति की ओर हमको लेके जाएंगी, जहाँ पर हम विश्व युद्ध की फिर से एक तीसरे विश्व या अंतिम विश्व युद्ध या मानव जाति के अस्तित्व के पहले लड़ने वाले इस महायुद्ध की चौखट तक, उसकी डोर स्टेप तक जो हम पहुंच जाएंगे, पहुंच गए हैं। और भगवान करे कि ऐसा ना हो, मानव जाति अनंत काल के लिए विद्यमान रहे ब्रह्मांड में, हम अपनी प्यारी पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा कर पाएं,
इसके समस्त जीवों, इसमें जो भी प्राकृतिक सुंदरता है, जो अलग अलग तरह के वन हैं, फॉरेस्ट हैं, फौना है, इनकी ओर जब तक हम आकर्षित होकर अपने सुख के नए आयाम को नहीं ढूंढेंगे और केवल भौतिक फिजिकल प्लेजर को ही अगर हम महत्व देते रहेंगे तो शायद ये उतना उचित नहीं होगा, उतना जस्टिफिएबल नहीं होगा। हमें कुछ ना कुछ मूल्यों को मानव स्वभाव की जो मूल भावना है उसके साथ में उसका अध्ययन करना पड़ेगा और उसके रूपरेखा बनानी पड़ेगी। ऐसे संगठन का निर्माण करना पड़ेगा जहां इन दोनों भावनाओं को संतुलित किया जा सके। इसकी जो कलेक्टिव विटनेस जो है हम देख सके कि हाँ, इस रूप में हम इन्हें एक दूसरे के साथ में रखते हुए किस तरह से डायनेमिक संतुलन को, यानी एक गतिशील संतुलन को प्रगति के साथ में, जैसे मैंने कहा कि सर्वाइवल दो फंडामेंटल, बट डेवलपमेंट इज द वेरी मीनिंग ऑफ आवर सर्वाइवल। सर्वाइवल करने का उद्देश्य ही उन्नति करना है और इस गति के बिना हम उन्नति करें ये कोई मानव स्वभाव के अनुरूप नहीं होगा। और इसलिए इस सत्र में मैंने आपको एक जो इमर्जेंस ऑफ कलेक्टिव विजडम और जो पुरानी पीढ़ी जो है ना इस कलेक्टिव विजडम के एब्रप्ट इसमें सामुदायिक चेतना का विकास क्यों संभव नहीं हो पाया, इसके बारे में आपसे चर्चा करी और जो सलूशन हमने उस समय ढूंढे थे वो कितने विनाशकारी थे और इस विनाश लीला को भी किस तरह से जो है इसके प्रकट होने के साथ साथ जो है ना हमने इसके दुष्परिणामों को आज देख रहे हैं। इसके बारे में जो है ना चर्चा आप अलग अलग तरह से समाचार पत्रों में और दूसरे मीडिया के थ्रू आप देखते ही रहते हैं। कोई विशेष प्रयत्न करने की, आपको समझाने की इसकी ज़रूरत नहीं मैं महसूस करता हूँ, मगर इतना अवश्य है कि इस भूमिका के साथ में हम इसके जो संगठनात्मक एस्पेक्ट हैं डायनेमिक कोऑपरेशन के, इनके बारे में चर्चा करेंगे। उस चर्चा के पहले जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है कंजम्पशन का और प्रोडक्शन का, जो उत्पादन और मांग के बीच का जो संतुलन है, उसे इन दो मूल भावनाओं के साथ में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या सलूशन हो सकता है। ये डायनेमिक कोऑपरेशन ये किताब भी इस वेबसाइट के ऊपर naveenprayas.com के ऊपर उपलब्ध है। बहुत आसानी के साथ में आप इस किताब को पढ़ सकते हैं और इसके बारे में हम चर्चा प्रारंभ कर सकते हैं। इसका निमंत्रण मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ, आज फिर से आपको निमंत्रण दे रहा हूँ कि इस वेबसाइट पे जाके इस किताब को एक बार पढ़ लीजिए और जो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इसमें अपना कोऑपरेशन दीजिए। इस किताब में दिए गए सुझावों के पक्ष में और विपक्ष में आप निंदा करिए, आप जो है
निंदा के साथ साथ क्यों निंदा कर रहे हैं, आप क्यों इससे असहमत हैं, इसके बारे में भी अपनी व्यक्तिगत सामुदायिक सोच को सामने रखिए। सुधार की प्रक्रिया धीरे धीरे ही होती है, क्रमशः होती है, मगर इसमें भागीदारी के बिना कोई बात बनती नहीं। तो अगले सत्र तक मैं आपका इस सत्र को सुनने के लिए, समझने के लिए, समय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।